गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र फ्लो चार्ट नोट्स की सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था का डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के शासनाधीन अधिनियम। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। किस लिए? तो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए। इसमें प्रावधान क्या क्या थे? मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। साथ ही जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और जिसके तहत आगे 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें प्रावधान क्या क्या थे? तो कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई, साथ ही नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया। साथ ही कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया और साथ ही अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पे उनका अधिकार उनके पास सेफ रखा गया। कैसे समझ लीजिए, चार्टर एक्ट 1813 के तहत व्यापारिक अधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उनका उसको बरकरार रखा गया। साथ ही कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों में राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी प्रदान किया गया। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि इसमें प्रथम बार शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य का अधिकार दिया गया और साथ ही बंगाल का गवर्नर अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, और ये पहले सदस्य कौन थे? मैकाले थे, विधि सदस्य। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या था? नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया, और कौन करेगा? सरकार द्वारा ही निश्चित किया गया। लेकिन धन कौन देगा? कंपनी देगी। कहां से देगी? भारतीय राजस्व से देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जो कि 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होने लगे। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। साथ ही भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को सौंप दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम अब वायसराय रख दिया गया। साथ ही भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। कौन? वायसराय। आगे देखते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। चलिए अब ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम में दृष्टिपात कर लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। साथ ही अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि को 6 माह तक निर्धारित किया गया। परिषद को कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान दिया गया और लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। बंबई और मद्रास प्रांत को पुनः प्रदत्त अधिकार वापस कर दिए गए और साथ ही अपने लिए कानून बनाने का संशोधन किया गया। मतलब ब्रिटिश और मद्रास को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार लौटा दिया गया। साथ ही अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें ब्रिटिश विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया और साथ ही सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का अधिकार 1892 के अधिनियम में है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसका अन्य नाम है मार्लेमेंटो सुधार।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसने की और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया इसमें। आगे देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या है? तो गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है, ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा। अगला देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919, इसका अन्य नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं, प्रांतीय विषय आरक्षित और हस्ताक्षरित में विभाजित कर दिए गए। साथ ही चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर यह हुआ। क्या हुआ? प्रांतीय विषयों का विभाजन। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें प्रावधान क्या क्या थे? संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। साथ ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। स्वायत्ता, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। सुशासन, प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर सुशासन प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं 1935 के ही प्रावधान में गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। साथ ही सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडल का विस्तार किया गया और भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का एक स्रोत के रूप में काम किया इसने। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया और साथ ही शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों में कर दिया गया। फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में इसी के प्रावधान के आधार पर। और नेहरू जी का कथन है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, गुलामी का अधिकार पत्र और दास्ता का अधिकार पत्र, अनुदेश प्रपत्र, इसी को कहा गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसमें समावेशित किया गया है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में 1950 में 1935 से काफी प्रावधानों को लिया गया और जिनको नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी समावेशित किया गया है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत शासन अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्यों में बांट दिया गया। साथ ही 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। साथ ही दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी दी गई। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम किसमें व्याप्त थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस में व्याप्त थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आगे देखते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई 1892 में। वर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। ध्यान रखिएगा, वर्मा को भारत से अलग 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था और 1937 में उसे क्रियान्वित किया गया है। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग 1919 के अधिनियम में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम में की गई। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो स्वराज पार्टी ने की। सर्वप्रथम भारत में
संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? एम.एन. राय। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति एम.एन. राय थे। 1934 में इन्होंने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ने पहली बार संविधान सभा की मांग की 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। आगे देख लेते हैं संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया। अब देखिए संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा द्वारा किया गया। कुल महिलाएं इसमें 15 थी। प्रथम बैठक इसमें 9 दिसंबर 1946 को ही, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में इसके अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। कुल अधिवेशनों की संख्या 11 है। ध्यान रखिएगा 9 तारीख को प्रथम बैठक हुई तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद, बाकी 11 को बैठक हुई तो उसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बने। कुल 11 अधिवेशन हुए और संविधान अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 रही। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और 26 जनवरी 1950 से संविधान पूर्णतः लागू हो गया। आगे देखते हैं कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद ये प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जी संघीय समिति के और संघीय संविधान समिति के। संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, जितनी भी समितियों में अगर संघीय आएगा तो उसमें आप जवाहरलाल नेहरू मार सकते हैं। आगे देखते हैं सरदार पटेल ये प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति के अध्यक्ष रहे। आगे देखते हैं संविधान सभा का निर्माण, चुनाव, परिणाम। संविधान सभा का चुनाव, परिणाम और कुल सीटें 296 सीटें ब्रिटिश भारत से रहीं, जिसमें 208 पे कांग्रेस और मुस्लिम 73 सीट पे और अन्य पार्टियां 15 सीट पे विजयी हुई थी। अगला फैक्ट है संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? तो 389 सदस्य थे, 389। अगला है प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कुल सदस्य 7 थे। अध्यक्ष इसके बी.आर. अम्बेडकर थे। अन्य सदस्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। एन. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। बाद में किसको स्थान मिला? तो बी.एल. मित्र के स्थान पे एन. माधवराव को मिला और डी.पी. खेतान के स्थान पे टी.टी. कृष्णामाचारी को स्थान मिला। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए 10 लाख प्रति व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा? कि ग्रीनली ऑस्टिन ने कहा। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे देखते हैं भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल के गवर्नर थे। कब से कब तक? 1758 से 1760 तक इनका पहला कार्यकाल रहा और दूसरा कार्यकाल जब जो है बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई उस समय ये आए 1765 से 1767 में, ये रहे, 2 कार्यकाल रहा इनका। फिर वारेन हेस्टिंग आते हैं 1774 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहेगा और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 से 35 ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ये भारत के प्रथम वायसराय हैं। लॉर्ड माउंटबेटन
अगस्त 1947 से जून 1948 तक इनका कार्यकाल रहा और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। सी कृष्णामाचारी, ये जून 1948 से जनवरी 1950 तक रहे और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। आगे देखते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बार बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा रहे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन तक और कुल व्यय कितना हुआ 63,96,729 रुपए। कुल वाचन 3 वाचन हुए। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आगे देख लेते हैं अंतरिम सरकार का गठन। ये पूछा जाता है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। मंत्री और मंत्रालय। जे.एल. नेहरू ये विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों से संबंधित रहे। वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री रहे। श्री राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री। लियाकत अली ये वित्त मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री हैं। आसफ अली रेल से संबंधित हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। डॉक्टर सी.एच. भाभा इन्हें कार्य एवं खनन शक्ति मिली। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। आई चुंदरी वाणिज्य। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो संविधान का स्रोत का सबसे बड़ा जो पॉइंट रहा वो 1935 का अधिनियम रहा। उसके अलावा विश्व के कई देशों से कई कई चीजें ली गई हैं। चलिए देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया। तो सबसे पहले उद्देशिका का विचार लिया गया। न्याय के पुनर्विलोकन की शक्ति वहीं से ली गई। साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान भी वहीं से लिया गया। मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद वहीं से लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी वहीं से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ये भी कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार का लेख। आगे देख लेते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द। अब कुछ देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। साथ ही में उद्देशिका तो ली गई यूएसए से, लेकिन उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। व्यापार और वाणिज्य यहीं से लिया गया। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत, वो यहीं से लिया गया। समवर्ती सूची का प्रावधान भी यहीं से लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिया गया। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान कनाडा से लिया गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है। आगे देखते हैं उद्देशिका। उद्देशिका या जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुतकर्ता जवाहरलाल नेहरू जी थे और 22 जनवरी 1947 को इसे अंगीकृत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं उद्देशिका की विषय वस्तु क्या है। तो इसमें मूल तत्व देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। न्याय, इसमें 3 तरह के न्याय दिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समता 2 दी गई है। कौन कौन सी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। स्वतंत्रताएं 5 हैं। कौन कौन सी। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। आगे देख लेते हैं। अब उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और अखंडता, साथ ही
पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय क्या देखते हैं, स्वीकृति, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में स्वीकृति दी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसे स्वीकार किया गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसकी धारणा जो है प्रस्तुत की गई थी इसमें बम्बई वाले में, और केशवानंद भारती में इसे स्वीकार किया गया पूर्णतः, और बेरूबारी वाद में इसे अस्वीकृत किया गया था। किस रूप में, संविधान के भाग के रूप में। असल में ये मुद्दा इसमें संशोधन से जुड़ा हुआ था, जो कि ये संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। तो संविधान का भाग होगा तभी तो इसमें 368 का संशोधन होगा, उसी बात पे ये केसेस से, तो तीनों केसेस याद रखिएगा। आगे देखते हैं, परीक्षाोपयोगी दृष्टि। संविधान की आत्मा है उद्देशिका। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा, के.एम. मुंशी ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, किसको, अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान को पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने। उद्देशिका देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए अब अनुसूचियां देख लेते हैं। तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो चलिए उनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबके बारे में दिया है। प्रथम अनुसूची, इसमें राज्य और संघ क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, ये पांचवी और छठवीं जरूर याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। फिर से सुन लीजिए, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यह उपबंध करता है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है। तो ध्यान रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर पांचवी अनुसूची में रेस्ट ऑफ जनजातीय क्षेत्र हैं, और छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर योग्यता या अयोग्यता कह लीजिए। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं में नगर पालिका से संबंधित उपबंध है। आगे देख लेते हैं शासन प्रणाली। प्राचीन रूप में राजतंत्र, जहां राजा होते थे शासक, पद और मानसिक होते थे, सत्ता का स्रोत स्वयं राजा था, उदाहरण के लिए छोड़ दीजिए। आधुनिक में देखते हैं लोकतंत्र, जहां शासक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, पद योग्यता होती है और सत्ता स्रोत जनता होती है, उदाहरण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस और कनाडा। और सत्ता स्वयं राजा यहां चलाता था, उदाहरण इसमें सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान आदि है, जहां अभी भी राजा है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य देख लेते हैं क्या है। इसके दो स्तंभ है, एक तो अध्यक्षीय प्रारूप है और एक संसदीय तरह का है। इसमें जो अध्यक्षीय तरह का है उसमें राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जिसके पास सरकार का प्रमुख भी होता है और साथ ही राज्य का भी प्रमुख होता है वो। और संसदीय व्यवस्था में इससे इतर राष्ट्र का प्रमुख तो होता है ये राष्ट्रपति, लेकिन शासन का प्रमुख राष्ट्रपति न होकर प्रधानमंत्री होता है। राज्य का ये वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है यहाँ पे, और संसदीय व्यवस्था में राज्य का यहाँ पे नामित प्रमुख होता है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन और भारत है।
राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। सबसे पहले तो जनसंख्या, भूभाग होनी चाहिए। भूभाग होगा तो फिर जनसंख्या भी चाहिए, और जनसंख्या है तो फिर एक सरकार चाहिए, और सरकार कैसी चाहिए? संप्रभु चाहिए। आगे देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय क्या है? तो यह भारत मतलब राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, मतलब जो राज्य का सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत न होके जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएगा। भारत का संविधान, भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी आइंस्टीन ने। भारत को अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा है? केसी फियर ने कहा है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को देखते हैं। इसके अभिकल्पनाकर्ता कौन है? पिंगली वेंकैया। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को यह अपनाया गया। पट्टी का रंग केसरिया जो है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। आगे देखते हैं, चक्र का रंग नीला है और इसमें 24 तीलियां हैं। प्रतीक प्रगति एवं न्याय की प्रतीक है ये। और इसमें अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। जो इसमें अशोक स्तंभ है वो सारनाथ से लिया गया है। अब देखते हैं राज चिन्ह अशोक स्तंभ। राज्य का जो चिन्ह है अपना अशोक चिन्ह वो सारनाथ से लिया गया। अंकित शब्द क्या है? सत्यमेव जयते। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अपनाया गया कब? ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सिंहों की संख्या 4 है, 3 दिखता है, एक पीछे की तरफ है। नीचे अंकित है दाएं बैल, मध्य अशोक चक्र और बाएं घोड़ा। आगे देखते हैं, राष्ट्रगान जनगण मन गीतांजलि से लिया गया। रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया और 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार ये गाया गया था। गायन अवधि 52 सेकंड की है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो कि आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन 1896 में हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग, ये अपना राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और जो ये जनवरी फरवरी है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया था। अपना प्रथम माह चैत्य होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। आगे देखते हैं, अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल आम है। मुद्रा रुपया है और वृक्ष जो है वो बरगद है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय दिवस और त्योहार। तो यहां पे 3 महत्वपूर्ण त्योहार हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये जानते ही हैं आप। राष्ट्रीय नदी अपनी गंगा है, ये 2008 में घोषित की गई है। विविध देखते हैं, अपने यहां 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। अब उनके मुख्यालय भी देख लेते हैं। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय कलकत्ता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज इलाहाबाद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई है। आगे देख लेते हैं, राज्य एवं संघ क्षेत्र, प्रमुख रियायतें और भारत में विलय। तो ये 3 रियायतें, जो जम्मू कश्मीर है ये विलय पत्र पर सिग्नेचर के द्वारा 27 सितंबर 1947 को, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 को, जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा 20 फरवरी 1948 को। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान
ये पार्ट भी आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं लगभग, खास तौर से यूपी में तो 3 से 4 क्वेश्चन अनुच्छेद से रहते ही रहते हैं। इनमें आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये याद कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको 4 अनुच्छेद में से 3 तो बन ही जाएगा, आइडिया लग जाता है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निषेधक तत्व, ये 36 से 51 है। भाग 4 का मूल कर्तव्य 51 का। भाग 5 संघ है, इसमें 52 से 151। अब संघ में जितनी चीजें हैं उसी से कनेक्ट करते चलिए। कार्यपालिका 52 से 78। संसद 79 से 122। राष्ट्रपति के विधायी अधिकार 123 के तहत आते हैं। संघीय न्यायपालिका 124 से 147 के। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151। अगला है भाग 6 राज्य से। इसमें यह 152 से 237 तक आता है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें भी कई हैं, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, सबको आप जरूर देख लीजिएगा। दिखा देता हूं, आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं भाषाई आयोग एवं समितियां। अगला है भाषाई आयोग, देख लेते हैं। तो भाषाई आयोग में सबसे पहले है भाषाई प्रांत आयोग। इसका गठन जून 1948 में हुआ और अध्यक्ष इसके एस.के. धर थे। रिपोर्ट इसने दिसंबर 1948 में सौंपी और इन्होंने कुछ अनुशंसा की। तो देखते हैं, इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, न कि भाषाई आधार पर। आगे देखते हैं जेबीपी समिति। जेबीपी समिति का गठन 1948 में, दिसंबर 1948 में किया गया और इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और अनुशंसा इन्होंने क्या की कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकृत कर दिया था। आगे देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और इनके सदस्य देख लेते हैं। के.एम. पडिक्कर, एच.एन. कुंजरू थे और इन्होंने 1955 में अपनी अनुशंसा दी और इन्होंने कहा भाषाई आधार पर राज्यों के का पुनर्गठन किया जा सकता है, मतलब कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा फजल अली आयोग ने की। आगे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। 1 अक्टूबर 1953 को हुआ इसका गठन और विभाजन 2 जून 1914 को इसका दोबारा हुआ, तेलंगाना बन गया इसमें। अब देखते हैं तत्कालिक गठन जो है इसका, जो आंध्र प्रदेश का हुआ था भाषाई आधार पर गठन, वो पोट्टलू श्री रामल्लू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इस आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। विशेषता क्या रही? भाषा के आधार पर गठित देश का ये पहला राज्य था। अगला है विभिन्न राज्यों के गठन की तिथियां, देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का, 1 मई 1960 गुजरात, इसमें डेट मत याद रखिए, सिर्फ आप सन भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। गुजरात 1960, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश जनवरी 1971, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, छत्तीसगढ़ 2000 1 नवंबर 2000, मेघालय 1972 में, मणिपुर 1972 में, त्रिपुरा भी 72 में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये दोनों 2000 में हुए हैं। 1 नवंबर इसका डेट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और 2 जून 2014 को, डेट सहित याद रखिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना जो इधर नियरेस्ट हुए हैं उनकी डेट याद रखना जरूरी है। नागरिकता देख लेते हैं। तो नागरिकता ये संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 के तहत इसका वर्णन है। भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक नागरिक और दूसरे विदेशी। विदेशी में भी 2 हैं,
एक मित्र होते हैं और एक शत्रु होते हैं। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जा सकता है और ये अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया था। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत अधिकार जो प्रदान किए गए हैं मूल अधिकार में, वो केवल नागरिकों को मिलते हैं। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि केवल जन्म से नागरिक राष्ट्रपति बनने की अधिकारिता सिर्फ अमेरिका में। ध्यान रखिएगा कि भारत में सिर्फ नागरिक होना चाहिए, चाहे वो जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से हो। लेकिन जन्म से नागरिकता अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक है तभी उसको माना जा सकता है। दोहरी नागरिकता, राज्यों के पृथक नागरिकता। दोहरी नागरिकता को कहाँ कहाँ अपनाया गया है? तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड। और दोहरी नागरिकता में देश की अलग और राज्य की अलग नागरिकता होती है। देख लेते हैं और कुछ। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध अनुच्छेद 6 करता है। अनुच्छेद 6 में इसका उपबंध है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 7 में है, जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए थे। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध अनुच्छेद 8 में है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 9 के तहत है, अनुच्छेद 9 में। आगे देखते हैं नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 क, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। आगे देख लेते हैं मूल अधिकार। इसमें कुल 6 अधिकार हैं, देख लेते हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है संसद नए राज्यों के गठन का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 20 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की व्यवस्था 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे उस समय। आगे देखते हैं। भारत में नागरिकता से संबंधी कानून संसद बना सकती है और भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करती है एकल नागरिकता। अमेरिका में नागरिकता दोहरी है और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 साल व्यतीत करने होते हैं। आगे देख लेते हैं नागरिकता की प्राप्ति एवं अंत्य। भारतीय नागरिकता का आधार क्या है? ये जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के समामेलन के आधार पर भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं भारतीय नागरिकता का अंत या लोप। तो भारतीय नागरिकता का अंत या लोप देख लेते हैं। ये सरकार द्वारा वंचित करने पे और किस आधार पे? जब वो नागरिकता त्याग दे या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। आगे देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में कुछ। ये 10 जनवरी 2000 से लागू है। इसी में कुछ संशोधन किया गया 2019 में, उसी को देखते हैं। नागरिकता देगा भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को। इन अल्पसंख्यक में कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनको प्राप्त होगी। आगे देखते हैं मूल अधिकार से संबंधित कुछ। अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को
मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बनाया गया। प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) क के तहत। मेनका गांधीवाद 1978 संबंधित है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार के विस्तार से। मेनका गांधीवाद सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया अनुच्छेद 25 का। मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। आगे देख लेते हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय से ही नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए, देखिए जो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए उन व्यक्तियों को नागरिकता के संबंध में उपबंध करता है ये। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, फिर से ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 6 अनुच्छेद आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता। और अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 9 ये कहता है विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 11 कहता है संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का शक्ति है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? ये कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। मूल अधिकार को देख लेते हैं, अगला चैप्टर है मूल अधिकार। अपनाया गया यूएसए से और संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 12 से 35 के तहत सम्मिलित है। अब देखते हैं सबसे पहला है संविधान के मूल अधिकारों की संख्या। तो यहाँ है अनुच्छेद 32, उससे पहले इधर से देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21, इसमें देखते हैं कुछ विशेष। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के तहत अनुच्छेद 19(1) में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध्य संचरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में मिलने वाले पढ़ने पर एकांत के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 देखते हैं किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्रमुख संबंधित वाद देख लेते हैं। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये 1950 में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये 1978 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की उचित और न्यायपूर्ण मामले में, फिर से देख लेते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। आगे देखते हैं प्रमुख अधिकार और शीघ्र विचारण का अधिकार, एकांतवास का के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, पैरों में दंड बेड़ियां डालने के विरुद्ध अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार। आगे है जीवन साथी चुनने का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 व 21 के तहत है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल है। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर निर्णय दिया गया था। ये प्रमुख अधिकार थे जो कि मिले हुए हैं हमें। आगे देखते हैं तो अगला आगे है भाग 4 के अनुच्छेद 45 से संबंधित 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 का अनुच्छेद 21 क में शामिल कर दिया गया। मतलब अब ये मौलिक अधिकार, ये डीपीएसपी से निकलकर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में ये अब मौलिक अधिकार में शामिल हो गया और अनुच्छेद 21 क में शामिल कर दिया गया इसको, जहाँ पे अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना राज्य का कर्तव्य है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 51 क, ये मूल अधिकार से संबंधित है। यहाँ कहा गया है यह हर भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे वह अपनी माता पिता हो या अभिभावक, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मतलब शिक्षा संबंधी अधिकार, मूल अधिकार, जीपीएससी और मूल कर्तव्य तीनों में सम्मिलित हैं।
आगे देख लेते हैं, इधर कुछ अधिकार दिए हैं जिसकी झलक दिया है, बाकी ये बताया नहीं है कि किस अनुच्छेद में ये सम्मिलित है। आगे इसकी चर्चा उसने किया है, तो जहाँ इसकी चर्चा उसने की है चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। अब अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं आगे क्या है ये समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समता रखी जाएगी और विधियों का समान संरक्षण रखा जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता, जिसको हम छुआछूत भी कहते हैं, इसका अंत किया जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है कि किन्हीं विशेष को छोड़ के बाकी उपाधियों का अंत किया जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? ये कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इस अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 19 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 ख, अनुच्छेद 19 1 ख कहा गया है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। मतलब अब देखिए इसको क्रम से ऐसे याद करिए। सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद 19 1 क्या कहेगा क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जब बात करेंगे तो फिर सम्मेलन बनेगा, कुछ लोग होंगे इकट्ठा होंगे तो सम्मेलन करेंगे, एक सम्मेलन होगा, संगोष्ठी होगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा एक संघ बन जाएगा, एक संघ बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जब संघ बन जाएगा तो हम अबाध आचरण जो है घूमने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता मिल जाएगी। सबसे पहले हमने बात किया, कुछ लोग इकट्ठा हुए, सम्मेलन हुआ, फिर एक संगम बन गया, एक संघ बन गया। अब उस संघ के प्रचार के लिए हम घूम रहे हैं, हर जगह जा सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, और बसेंगे तो हमको जीवन यापन के लिए कुछ व्यापार, कारोबार, वृत्ति भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह है, इसको इसमें देख लीजिए। अनुच्छेद 19 1 क्या कहेगा वाक्य व्यक्ति, 19 1 ख क्या कहेगा शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार, और 19 1 ग कहेगा संगम व संघ बनाने का अधिकार। 19 1 ख ग 19 1 घ क्या कहेगा राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। 19वां अंगा क्या कहेगा राज्य के किसी भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार। 19वां छ क्या कहेगा वित्त कारोबार या वित्त व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहेगा। अनुच्छेद 20 कहेगा दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 क्या कहेगा, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 कहेगा प्राण एवं देही स्वतंत्रता। 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध कुछ दशाओं में संरक्षण का प्रावधान है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 23, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये क्या कहेगा, अनुच्छेद 23 कहेगा मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। 24 कहेगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों इत्यादि नियोजन में प्रतिषेध। आगे है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार समाप्त हो चुका है। पूर्व स्थिति क्या है, ये मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 1 च और 31 में थी। अनुच्छेद 31 31 और 19 1 च में सम्मिलित था। वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, तो ये विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है अनुच्छेद 300 क के तहत। और संशोधन किसमें किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से बाहर करके इसे एक पृथक विधि अधिकार की सूची में, विधिक अधिकार की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। आगे देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रीट, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा सम्मिलित है। आगे देखते हैं अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत 25 से 28 तक सम्मिलित हैं। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में सम्मिलित है। और अनुच्छेद 27 कहता है विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आगे देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लेखित है इसमें। अनुच्छेद 30 में क्या है, तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के अधिकार का
व्यवस्था करता है ये। अब आपातकाल में देख लेते हैं, तो एक सेकेंड, आपातकाल में बाद में, पहले आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। आपातकाल में देखते हैं मूल अधिकारों का निलंबन, ये अनुच्छेद 358 के तहत। अगर आपातकाल देखिए, आपातकाल दो तरीके से लगाया जाता है, एक अनुच्छेद 358 के तहत, एक अनुच्छेद 359 के तहत। जब 358 के तहत लागू होगा आपातकाल, तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। लेकिन जब अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल लगाया जाएगा, तो अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह अंतर्विष्ट किया गया कि किसी भी तरीके से लगाया जाए, चाहे वो 58 या 59 के तहत, लेकिन उसमें दो अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा बना दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया केशवानंद भारती केस में, और ये 1973 में हुआ था। अब देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ, और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू है। ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये 1 अप्रैल 2010 से लागू है। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत ऐसा प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत क्या शामिल है, तो हिंदू, इसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख को भी सम्मिलित किया गया है। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद ने 1976 में पारित किया था। नीति निषेध तत्व, डीपीएसपी देखते हैं। मूल अधिकार और नीति निषेध तत्व में कुछ अंतर हैं, देख लेते हैं कि क्या अंतर है। ये भाग 3 में है और नीति निषेध तत्व भाग 4 में आता है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, ये राज्य पे निषेध लगाता है ना, इसलिए ये नकारात्मक प्रवृत्ति का है। और डीपीएसपी जो है वो सकारात्मक प्रवृत्ति का है। क्यों? क्योंकि राज्य को ये करना है, ये करना है, ये करना है, उपबंध देता है और राज्य को एक दिशा मार्ग प्रदान करता है। ये मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निषेध तत्व गैर वाद योग्य है। उद्देश्य इसका क्या है? मूल अधिकार का राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य है, मूल अधिकार का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, और इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पे डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ध्यान रखिएगा, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, और इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, परीक्षोपी दृष्टिकोण क्या है? दृष्टि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में प्रस्तावना एवं नीति निषेध तत्वों में सम्मिलित है। संसद ने समान परिश्रम अधिनियम 1976 में पारित किया। पुरुष और स्त्री समान नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त हैं, अनुच्छेद 39(1) में। समुदाय और भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 39(b) में है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों को सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्र न हो, यह प्रावधान अनुच्छेद 39(c) में है। आगे देख लेते हैं, तो इसमें है पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39(D) में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या 10। अब देखिए, अच्छा देखिए, 42वें संविधान संशोधन में ये कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी। तो ये 42वें संविधान संशोधन में जब जोड़ा गया मूल अधिकार, तो उसमें 10 जो है प्रावधान थे। अब 11 है, जिसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक जोड़ दिया गया। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 12। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम क्या था? JS वर्मा समिति। ठीक है, JS वर्मा समिति। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अवसर प्रदान करना।
इसी के साथ 11 हो गया इसको जोड़ने से। मूल कर्तव्य देख लेते हैं 51 को। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अगला है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतीयत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा या प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ती हुई प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां क्या है? जो माता पिता या संरक्षक हैं वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों यथास्थिति अपने पाले को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये हो गए हमारे मौलिक कर्तव्य। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य से कुछ। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रेरणा स्रोत क्या है मौलिक कर्तव्य का? तो वो सोवियत संघ से ये लिया गया है। अनुशंसा स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे लिया गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था। जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। संविधान में उल्लेख है 4 के तहत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और संविधान में प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 52 से 62 में इसका प्रावधान है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय, अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसको हम नीचे से देखते हैं, स्टार्टिंग से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 में यह कहा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में यह कहा गया कि संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। 55 में कहा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, ये बताई गई। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता बताई गई। 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता बताई गई। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त बताई गई। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान की चर्चा है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के चुनाव कराने का समय। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। इस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। निर्वाचन की विधि क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो कि एकल संक्रमणीय होती है और गुप्त मतदान होता है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर 3 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति के पद की अर्हता क्या है। राज्य, केंद्र या स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर वो ना हो, साथ ही वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन का नामांकन उम्मीदवारों
उम्मीदवार के प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कम से कम क्या होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक हों, साथ ही 50 अनुमोदक हों। 15,000 रुपये जमानत राशि होनी चाहिए और जमानत राशि की जब्ती अगर कुल डाले गए मतों का 1/6 मत 1/6 भाग से भी कम मत पड़ता है तो जमानत उनकी जब्त हो जाती है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। तो वो रिक्त कैसे कर सकता है? त्याग पत्र देके कर सकता है, या फिर उनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, या उनकी मृत्यु से उनका पद खाली हो जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन को यदि अवैध घोषित कर दिया जाए तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव। अब क्लियर है, चलिए कारण क्या होता है? तो संविधान, सबसे पहले देख लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है और महाभियोग के कारण क्या हो सकते हैं? संविधान का कदाचार, एकमात्र संविधान का कदाचार मतलब संविधान का उल्लंघन। नोटिस 14 दिन पूर्व देना पड़ता है। नोटिस पर हस्ताक्षर संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर नोटिस पे होना चाहिए। प्रस्तुत ये संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से इसको पारित होना आवश्यक है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। अब देखते हैं इसकी सबसे पहले कार्यकारी शक्ति। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकाकृत राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और तथा उसका प्रशासन करना, ये राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़ के, वो सारी कार्यपालक शक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करना भी कार्यकारी शक्ति है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, इसको आप विधायी शक्ति मत समझिएगा, कार्यकारी शक्ति ही है। न्यायिक शक्ति देखते हैं। न्यायिक शक्ति में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आती है और क्षमा करने की शक्ति, अनुच्छेद 72 में वर्णित क्षमा करने की शक्ति या क्षमादान की शक्ति भी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में वर्णित है, ये भी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। अब अगला देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या है? संसद का सत्र आहूत करता है, साथ ही सत्रावसान करता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करेगा और उसका सत्रावसान व विघटन करेगा। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के अंतर्गत आता है, ये भी विधायिका शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है और ये भी विधायी शक्ति में निहित है। विधायकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123, ये भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, अध्यादेश उसकी कार्यपालक शक्ति नहीं है, कार्यपालक मत मानिएगा, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। आकस्मिक शक्ति देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत अगर की जाती है तो आकस्मिक शक्ति का वो अंतर्गत आएगी। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 ये भी, और वित्तीय आपातकाल ये भी आकस्मिक शक्ति के अंतर्गत सम्मिलित है। आगे देखते हैं, अगला है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में देखते हैं धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश करवाना ये राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधियों में से व्यय किया जा सकता है और ये आर्टिकल 267 अनुच्छेद 267 में इसका वर्णन है। वित्त आयोग का गठन वित्तीय शक्ति के तहत होता है। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 ये वित्तीय शक्ति में आता है। अन्य शक्तियां देखते हैं, ये कार्यपालक शक्तियां मत मारिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कार्यपालक शक्ति नहीं है, ये वित्तीय शक्ति के। अन्य शक्तियां अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पे जो संपन्न किए जाएंगे। भारत अन्य देशों के साथ किसी के साथ जो अंतरराष्ट्रीय संधियां करेगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया करेगा। भारतीय सेना का वो सर्वोच्च सेनापति होता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर
मामलों में भारत का प्रतिनिधि होता है। राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजना एवं उसका स्वागत करना यह राष्ट्रपति की शक्ति में आता है। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। तो इसमें आपको सारे कार्यकाल याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कभी। सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, ये 1950 से 1962 तक रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक रहे। जाकिर हुसैन ये 1967 से 1969 तक रहे। वराहगिरी वेंकटगिरी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और ये 3 मई 1959 से 20 जुलाई 1969 तक रहे। ध्यान रखिएगा, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे वराहगिरी वेंकटगिरी। आगे देखते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक रहे। ये भी 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे। और फिर उसके बाद वराहगिरी वेंकटगिरी राष्ट्रपति के रूप में चुन के आए और 1969 से 1974 के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा क्रम किया और क्रम में ये चौथे व्यक्ति हुए। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से 1977 तक रहे। बीडी जत्ती ये कार्यवाहक हैं, ये 1977 से 1977 मतलब 11 फरवरी 1977 से जुलाई 1977। देखिए इसमें आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, आप अगर सन याद रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इतना याद रखिएगा कि कौन कार्यवाहक है और बाकी जो पूर्णकालीन रहे उनके आप ईयर याद कर लीजिएगा। तो बीडी जत्ती ये कार्यवाहक रहे, इसको छोड़ देते हैं। नीलम संजीव रेड्डी इनको याद रख लीजिए, ये 77 से 82 रहे इनका कार्यकाल। ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने बहुत अच्छा प्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, प्रथम क्या आज तक इन्होंने ही किया है केवल। 1982 से 1987। आर वेंकटरमण 1987 से 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 रहे इनका कार्यकाल रहा। के आर नारायणन 1997 से 2002 इनका कार्यकाल रहा। 2002 से 2007 अपने एपीजे कलाम जी आ गए और 2002 से 2007 तक ये रहे। प्रतिभा सिंह पाटिल ये 2007 से 12 तक रहीं। प्रणब मुखर्जी ये 12 से 17 तक रहे और रामनाथ कोविंद ये 16वें क्रम में 14वें व्यक्ति में आज तक मतलब अभी तक ये चल रहे हैं। 17 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। इनका आप व्यक्ति के क्रम में और क्रमानुसार दोनों याद रखिएगा, ये 16वें क्रम में और व्यक्ति के अनुसार 14वें क्रम में है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। जब राष्ट्रपति क्षमा कर देता है तो वो दंड से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ऐसे हो जाता है जैसे उसने कुछ अपराध किया ही नहीं था, पूरी तरीके से वो मुक्त हो जाता है। लघुकरण, ये इसमें क्या होता है, लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। दंड के स्वरूप में, अब ऐसे इसको समझ याद रखने के लिए ऐसे समझिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न से लघु उत्तरी प्रश्न, मतलब उसके स्वरूप को बदल दिया गया। अब दंड के स्वरूप को बदलना, लघुकरण के तहत वो दंड के स्वरूप को बदलता है, परिहार के तहत दंड की अवधि को बदल देता है। विराम सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर देता है। परिलंबन या प्रविलंबन, इसमें दंड विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा देता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो अत्यंतिक वीटो, इसमें विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, यह अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत है। निलंबनकारी वीटो, विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु भेजना निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत आता है। और ये पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, ये विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, मतलब विधेयक को जेब में डाल के रख लेना, उस पर ना तो हाँ बोलना ना तो ना बोलना। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की 3 सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है और भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल हुए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाएगा 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्ति पर कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो भारत का न्यायाधीश संभालेगा। आगे देखते हैं
अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी रहे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक उनका कार्यकाल संभाला। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णित है। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे और महाभियोग की कार्यवाही ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखिए। तो अगला है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को देखते हैं। ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनका वर्णन है और पारिश्रमिक ये संविधान द्वारा तय नहीं है और राष्ट्रपति द्वारा ये इनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं और विशेषता क्या है कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में ये भाग ले सकते हैं। और योग्यता क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है हो और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी ये है। तो इनकी विशेषता ध्यान रखिएगा, ये 62वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और सलाहकार भी होता है। महान्यायवादी अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का वर्णन है तो अनुच्छेद 148 है। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है जिस रीति और आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसी आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करती है। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य में सीएजी को अलग किया गया 1976 में। फिर देख लीजिए, केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से सीएजी को अलग किया गया 1976 में। आगे देख लेते हैं। विविध में वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष और कार्यकाल दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला वित्त आयोग 1900, देखिए इसमें पहला याद रख लीजिए और इधर का 15वां 14वां और 15वां याद कर लीजिए। वित्त आयोग पहला 1951 में केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल 52 से 67 रहा। पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में। 14वां वित्त आयोग 2013 में वाईवी रेड्डी इसके अध्यक्ष रहे और इसका कार्यकाल 15 से 20 रहा। अब 15वां देख लीजिए, 2017 में एनके सिंह की अध्यक्षता में, 2020 से 25 तक इनका कार्यकाल है। 2017 में नियुक्ति की गई और एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 2020 से 25 के लिए रिपोर्ट सौंपेंगे। आगे देखते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है ये और नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए योग्य हो। पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है और कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में है। महाधिवक्ता। आगे देख लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संवैधानिक प्रावधान इसका अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है और कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष फिक्स है। ध्यान रखिएगा, आपको फंसाएगा, वो कहेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ये, तो ये प्रसाद पर्यंत नहीं है क्योंकि इस पद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो संविधान ने इसके कार्यकाल को फिक्स कर रखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष। कार्य देखते हैं। केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षण का और राज्य सरकार के लिए लेखा और लेखा परीक्षण दोनों का कार्य करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षण और राज्य सरकार के लिए लेखा और लेखा परीक्षण दोनों रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को केंद्र के लेखाओं की और राज्यपाल को राज्य के लेखाओं की। आगे देखते हैं। विविध,
इसमें भारत सरकार देखते हैं, तो भारत सरकार, एक मिनट, सरकार बनती है 3 स्तंभों से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के समागम से सरकार का गठन होता है। और विधायिका में 2 राज्यसभा और लोकसभा आती हैं। राज्यसभा में कुल सीटें 250 हैं, लोकसभा में कुल सीटें 550 हैं। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सम्मिलित किया जाता है। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं पंचायती राज से संबंधित समितियां। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई, अशोक मेहता समिति 1977 में, जेवी राव समिति 1985 में, एलएम सिंघवी समिति 1986 में, केपी थुंगन समिति 1988 में। चलिए विधान परिषद लाने वाले राज्य देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश, एक मिनट, तो विधान परिषद देख लेते हैं। तो विधान परिषद में कहाँ कहाँ है, तो ये टोटल 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। अब 2 और होने वाली है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, देखिए जब ही हो जाए। उपराष्ट्रपति देखते हैं। उपराष्ट्रपति योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य होने के योग्य हो। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा था और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। 4 लाख रुपए प्रति माह राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे मिलता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के। आपको स्टेटमेंट में फंसा लेगा। निर्वाचन, सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। इसमें देखिए, राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य थे, उपराष्ट्रपति में यहाँ निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य हैं। अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका चुनाव होता है और ये चुनाव गुप्त होता है। पद इनका 5 वर्ष तक रहता है कार्यकाल। अब देखते हैं राष्ट्रपति की पद व रिक्ति। राष्ट्रपति की पद रिक्ति कैसे होगी उपराष्ट्रपति की, तो मृत्यु से हो सकती है, स्वेच्छा से त्यागपत्र देने से हो सकती है और साथ ही राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा सहमत हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनमें महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है इसके लिए, क्योंकि पद की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे देख लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1952 से 62, जाकिर हुसैन 1962 से 67, फिर बीवी गिरी 1967 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। देखिए इसको आप पढ़ रहे हैं, इसके साथ टैली करते रहिएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ भी थे और राष्ट्रपति में भी थे, पूछता है कई बार। गोपाल स्वरूप पाठक। आगे देखते हैं बीडी जत्ती 1974 से 1979, एम हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति हैं, ये 1979 से 1984। याद रखिए कार्यवाहक न्यायाधीश भी थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं ये। आर वेंकट रमन 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भी थे 1987 से 1992, इन सबको याद रखिएगा। के आर नारायण 1992 से 1997, राधाकृष्ण 1997 से, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, एम वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति। भारत के उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर। ध्यान रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद आता है और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया। अनुच्छेद 63। भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति हेतु, न कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पद रिक्ति के दौरान उसके कृत्यों के निर्वहन का अधिकार उपराष्ट्रपति को होता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। तो इसमें प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, राज्य मंत्री और उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। आगे देखते हैं अब केंद्रीय मंत्री परिषद। इसमें चलिए तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रमुख बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और इसका आकार जो होता है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होता है। और केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 15 अगस्त 1947 को 18 थी और वर्तमान में 51 मंत्रालय हैं। कार्य क्या है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देना। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री कब तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। और संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग मात्र एक जगह किया गया है, वो भी अनुच्छेद 352 आपातकाल में किया गया है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया।